अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं MTS 632 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर के रेलिवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो वो सिंपल फाइल से आ जाता है, आप जस्ट फाइल कर लें तो आप इसका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव में कोई थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल नहीं होता, मतलब कि सिंपल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। वो अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व करके वो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव भी इसका कोई टफ नहीं होता। आप लेक्चर्स लें, मेरे मतलब चैनल पे भी इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से भी लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपने किसी और चैनल के लेक्चर लिए तो वो भी बहुत अच्छी हैं, सबके बहुत अच्छी हैं। बट आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप सारा अच्छे से कर सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बहुत ईजी पेपर होता है इसका, स्पेशली मिड का। फाइनल का होता है थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो हमने पहले से नहीं पढ़े हुए होते, तो उन टॉपिक्स की वजह से इसके जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ना वो थोड़े से टफ लगते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ETC। बट इसका फाइनल भी थोड़ा बहुत फाइल से आ जाता है तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। बट मिड में आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं इसके। टॉपिक नंबर 1 में जैसे आप देख लो, इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स, ये सारे हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। नंबर्स यूजफुल, मतलब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैसे सेपरेट करते हैं ये भी आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं A+ आयोटा भी। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में ये हमारे पास रियल इमेजिनरी नंबर्स थे। इसमें उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ था कि रियल इमेजिनरी नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, उसमें इसको डिटेल में ये बताया गया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर इक्वल, दोनों ही इक्वल होते हैं अगर उनका इमेजिनरी या रियल पार्ट सेम है। मतलब कि अगर Z1 हमारे पास है 2+4 आयोटा और Z2 भी हमारे पास क्या है 2+4 आयोटा, तो हम लिखेंगे Z1 किसके इक्वल है, Z2 के इक्वल है। तो ये चीज़ थी इस टॉपिक में, बहुत ईजी टॉपिक्स था। टॉपिक नंबर 3 में भी ये था कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम कैसे प्लस करते हैं। रियल नंबर वाला रियल नंबर में प्लस होता है, आयोटा वाला इमेजिनरी नंबर में प्लस होता है। उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का भी तरीका था, ये मैंने मल्टीप्लाई करके अपने लेक्चर में आपको सिखाया भी था कि अगर ऐसे आपके पास दो नंबर है 2+4 आयोटा और यहाँ पर भी है 2+4 आयोटा, तो इन दो को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। पहले आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब साथ ही साइन भी चेंज होंगे। फिर आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब रियल नंबर को इसके साथ, फिर इमेजिनरी नंबर्स को इनके साथ। फिर यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर जहाँ पर आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लोगों ने -1 पुट करना है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, हमने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में ये क्या कॉन्सेप्ट किए हुए हैं। उसके बाद था कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी मतलब 6, 7, 8 से। ठीक है, इस कम्यूटेटिव लॉ में Z1 + Z2 Z2 + Z1, वैसे तो ये होता था A + B एंड B + C, पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जिसमें हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें ये होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मतलब 0 का अगर हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो वही नंबर अगेन आ जाता है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव इन्वर्स होता है उसका अपोजिट ले लेना। अगर 1 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, -1 होगा। 2 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, -2। -3 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, +3। क्या होता है एडिटिव इन्वर्स, इसको भी हमने अपने लेक्चर्स में किया हुआ था। टॉपिक नंबर 5 है, इसमें आपने सिंपल जो एडिशन वाले 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने मल्टीप्लिकेशन में लगा देना है। Z1 × Z2 Z2 × Z1, इस तरह इसमें भी आप मल्टीप्लाई लगा दें, इसमें भी आप मल्टीप्लाई लगा दें और इसमें भी लगा दें, तो ये ईजीली ये सारे हो जाएंगे। अब मैं इनको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और मुझे उन सबको कवर करवाना है। तो ये आप लेक्चर्स लीजिएगा, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो वेल एंड गुड, तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएंगे। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास होता है Z इन्वर्स। Z इन्वर्स आपको पता है, अगर Z आपके पास है X + आयोटा Y, तो Z इन्वर्स क्या आप क्या करेंगे, X + आयोटा Y होल पावर -1। फिर आप इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, X + आयोटा Y। ये होता है ऐसे X + आयोटा Y जब हम करते हैं तो हम इसको हमेशा रेशनलाइज करते हैं। कैसे, कि आयोटा वाली वैल्यू क्या होता है, अगर प्लस है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो हम इसको प्लस कर देते हैं। तो इस तरह इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये भी चीज़ भी हमने बहुत अच्छे से की थी कि कैसे हम लोग मतलब दो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इसका इन्वर्स कैसे लेते हैं और इनको डिवाइड कैसे करते हैं। ये डिवाइड वाला सीन आ गया। Z + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा, इसमें भी हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में इसका होता है ना इमेजिनरी पार्ट, उसके अपोजिट की साइन के
साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है और ये आपके पेपर के रेलिवेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि वो आपको Z1 Z2 की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे इनको डिवाइड कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको प्लस कर दें, इनको माइनस कर दें। ये आपके MCQs में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बायनोमियल फार्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है, मतलब इसमें देख दो उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनको प्लस किया हुआ है, रियल को रियल में, इमेजनरी को इमेजनरी में। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ना ही वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ना ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपने ये आपके MCQs के रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना ही वो नॉट प्रोडक्ट होते हैं और ना डॉट प्रोडक्ट होते हैं, ना ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इसमें हम रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेते हैं। आयोटा को हम नहीं लिखते, उनका स्क्वायर लेकर उनका प्लस करके उनका स्क्वायर रूट ले लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर 2 + 3 आयोटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 4 + 9 ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 13 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल इस तरह मॉड्यूल वाली प्रॉपर्टीज़ ये भी हमने की हुई थी कि जब हमने किसी का मॉड्यूल लेना हो तो हम उसमें x² + y², मतलब x वाला जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर और इमेजनरी नंबर का स्क्वायर और ऊपर से इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइएंगल इक्वालिटी होती है और एक इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी में दो अगर आप ये करें ना Z1 + Z2 Z1 + Z2, इसमें ये होता है इनइक्वालिटी के केस में ये ग्रेटर दैन या लेस दैन या ग्रेटर दैन ये वाला साइन होता है, इक्वालिटी में सिर्फ इक्वल का साइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे Z1 + Z2 इसका जो होल मोड है ये किसके इक्वल होगा, Z1 मोड + Z2 मोड, और इसमें ये वाला साइन यूज़ होगा। ये आपके MCQs में हमेशा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और माइनस के केस में ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, Z1 - Z2 होल मोड, Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, और प्लस के केस में ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, आपके MCQ में पूछ सकते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट ये ऊपर वाली लाइन को कहते हैं। कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है कि प्लस में इसकी क्या प्रॉपर्टी है, माइनस में क्या प्रॉपर्टी है, डिवाइड में क्या प्रॉपर्टी है। डिवाइड में अगर देखें, अगर आपके पास होल कॉन्जुगेट है तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, इसका भी Z1 का भी कॉन्जुगेट और Z2 का भी कॉन्जुगेट। माइनस के केस में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट। इस तरह मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं और इस तरह प्लस वाले में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रियल वाला जो होता है वो होता है Z + Z का मोड बाय 2, और इमेजनरी वाला होता है Z - Z का मोड बाय 2। तो यहाँ पे रियल वाले में प्लस आता है और इमेजनरी वाले में माइनस आता है। उस तरह आप इनको Z2 का होल मोड, ये किसके इक्वल होगा, Z × Z मोड के। ये चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ लेक्चर्स लें, टाइम नहीं है तो प्रैक्टिस ना भी करें तो ये आपका इजीली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये इतनी ईजी चीज़ें हैं, आप देख भी लें इनको अच्छे से और अपने माइंड में बिठा लें, 2 से 3 दफ़ा लेक्चर्स ले लो तो आप इजीली जाके ये पेपर में कर सकते हैं। उसके बाद होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम कोस थीटा और साइन थीटा को यूज़ करते हैं। r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें ये हमने बाद में इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये अब आप लेक्चर्स लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वही चीज़ 12 से आ गई है, Z = XY, और ये मतलब एक 2 पाई का चक्कर मुकम्मल होता है, ये वही वाले सर्कल वाली चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में ये चीज़ होती है Z = R cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, और आर्ग्यूमेंट जी ये होता है, आर्ग्यूमेंट इसमें हम +2n पाई करते हैं। अगर वो एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करता है ये, तो वो यहाँ पे आके वो 2n पाई को प्लस करते हैं, अदरवाइज हम कभी कभार π/2 को भी प्लस करते हैं। ये मैंने रीजंस काफ़ी एक्सप्लेन किया था, इसको अपने लेक्चर्स में वो भी देख सकते हैं। और वैसे अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ हम 2n पाई करते हैं, कहाँ हम 2n पाई नहीं करते, ये सारी चीज़ें। और आर्ग्यूमेंट जी किसके इक्वल, टेंजेंट इनवर्स y/x, ये यहाँ पे थीटा का फार्मूला होता है। ये सारे स्टेप्स भी हमने, ये सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। ये आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे ना तो ये सारा मैंने इस तरह इनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये सारा मतलब आर्गुमेंट जी = π/2 कब होगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये लेक्चर्स लेंगे ना तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कैसे लिखेंगे, 0 + 5 आयोटा, तो ये इसके बाद में हम cos थीटा + आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यूलर फार्मूला ये होता है कि इसमें हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, e⁻ आयोटा थीटा, और इसको जब हम लिखते हैं ना ये हो जाएगा r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे e⁻ आयोटा 2 थीटा होता है तो हम इसको लिखते हैं cos 2 थीटा +
प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ये होती है यूलर फॉर्म इसकी, जिसमें थीटा आर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और आपके पास थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और इसके मैंने निकाल के ये इसकी कुछ एग्जांपल्स की थी, और ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपने करनी है, बहुत ईजी हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो ये देखें, इसमें स्किप करने के लिए कुछ भी नहीं है। यूलर आइडेंटिटी क्या होता है, वो ये होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 11 में है पावर वगैरह। ये z इज इक्वल टू आर इक्वल आयोटा थीटा। आर के बारे में मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, फिर इसके वो फार्मूला बना के उसमें पुटिंग कर दीजिएगा, और कोस थीटा आयोटा साइन थीटा निकाल के वो आंसर लिख दीजिएगा। कोस अगर कोस 5 थीटा है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आर निकालते हैं। आर कैसे निकालेंगे, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट करके, तो यहाँ पर आर की वैल्यू लिख दीजिएगा, ये उसकी वो बन जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट कैसे लेते हैं Z1 Z2 का यूलर फॉर्म में। तो ये देखिए R1 R2 ये बेस सेम है, तो आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। इस तरह इनको डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड के कैसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, एक पावर आयोटा थीटा है तो हम एक पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। कोस थीटा में अगर कोई माइनस वैल्यू तो वो पॉजिटिव थीटा हो जाता है, साइन ओड नंबर है तो ये माइनस थीटा ही रहता है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में की थी। फिर उसके बाद डी मोइवर्स फार्मूला, ये क्या होता है, इसको भी हमने किया हुआ है। ये होता है ऊपर एन होता है तो ये कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 12 है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इसमें हम रूट निकालते हैं, क्यूब वाले रूट्स निकाले थे हम लोगों ने, और भी काफ़ी कुछ किया था। ये देखें यहाँ पर भी क्यूब वाले रूट हैं, और ये कैसे निकालते हैं अब ये मैं डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, टाइम कम है। या आप लेक्चर्स लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर किसी को कहीं पर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप में आइएगा, वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह टाइम निकाल के कंप्लीट गाइड करूँगी। उसके बाद ये होते हैं NH रूट क्या होते हैं, ये सारा आपने अच्छे से देख लेना है। ज्योमेट्री ऑफ रूट्स इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ये इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ऐसे चीज़ें पेपर में नहीं आती। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कि हम आल वैल्यूज़, इसके वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ये वैल्यूज़ निकालनी हमने सीखी थी, काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। ठीक है, ये आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा इजी है, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें ए बी सी की वैल्यू आप लोग लिख के इसमें पुटिंग करके उसको सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सर्कल क्या होता है इसको आप स्किप कर सकती हैं, ज़्यादा खास कुछ नहीं है MCQs के लिए, बस ये चीज़ एक देख लें। उसके बाद ये डेफिनेशन इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट है, वो हो सकता है आपके MCQs में पूछ लें, बट अदरवाइज़ सब्जेक्टिव में ये चीज़ें नहीं आती। ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, ये भी आपको पता होता है। ओपन सेट में सिर्फ इंटीरियर के पॉइंट आते हैं, क्लोज सेट में जो बाहर वाले बाउंड्री वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल डेफिनेशंस थी, और डेफिनेशन आपके पेपर में बहुत कम आती है, इसके पेपर में स्पेशली बहुत कम आती हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। बाउंड्री सेट क्या होता है, इसमें ये चीज़, ये इसकी जो कंडीशन होती है उसको याद रखिएगा। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 17 में फंक्शंस क्या होती हैं, 1 to 1 फंक्शन, डोमेन, रेंज, ऑन टू फंक्शन, ये सारे इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। इनको छोड़ के ये वाली जो एग्जांपल है ना, x प्लस आयोटा वाई, यू प्लस आयोटा वी, यू एक्स वाई, जिसमें यू वाला नंबर क्या होता है रियल और वी वाला क्या होता है इमेजनरी, ये हमने इसको एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकती है। ये एग्जाम्पल भी उसी चीज़ के रिलेटेड है। एक कॉन्सेप्ट आप एक यहाँ पे लेंगे ना, तो आपको यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये फिर से वही चीज़ आगे जो भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको कोज और साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये फिर वो आता है कि इमेजिनरी रियल पार्ट्स में पोलर फॉर्म में लिखें, या वो दूसरे इस नेक्स्ट आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए उन्होंने ये दिया हुआ है और बोला हुआ है कि आप ये आर की पावर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी है क्योंकि जेड स्क्वायर है, तो हम आर ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर में ये आयोटा थीटा 2 हो जाएगा, और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा करेंगे, जिसमें यू आर थीटा आपके पास ये होगा और वी आर थीटा ये होगा। जो यू वाली वैल्यू होती है वो रियल वाली होती है, जो इमेजिनरी आयोटा वाली वैल्यू होती है वो वी की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने बहुत अच्छे से की थी। टॉपिक नंबर 19 में देखते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 19 स्किप कर सकते हैं आप लोग। ये मैपिंग शैपिंग इसको एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, ये भी हमने बहुत एक्सप्लेन किया था, डिटेल में किया था इसको कि हम किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मतलब इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आगे 1 to 1 फंक्शन क्या होता है,
ये हमने किया था, इसमें 1 to 1 में वो Z1 और Z2 एक दूसरे के इक्वल होती हैं। फंक्शन है उसमें वैल्यूज़ पुट करें, अगर उनके आंसर सेम आ जाए तो वो क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। और वो ऑन टू कब होता है, साथ ऑन टू नहीं होता। ये भी सारा ये यहाँ पे मैंने ये देखें, मैंने ये बना के ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप यहाँ पे लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ कि आपने जेड स्क्वायर के बारे में बताना है कि ये 1 to 1 है या नहीं, तो इस चीज़ को भी लाजमी एक बार देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप साथ साथ देखते जाएं, इनको नोट करते जाएं कि ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पेपर में आए तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो ऐसे आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको छोड़ दीजिएगा, इतना अहम नहीं है। इसके बाद ये देख लें कि 1 to 1 फंक्शन है, 1 to एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन ये क्या होता है, इसको एक नज़र बस देख लें। अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको इसकी ईजिली समझ आ जाएगी। ये मैग्नीफिकेशन वगैरह ये इतना अहम नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनका इसमें ट्रांसलेशन में वो शेप चेंज नहीं होती, ना एंगल चेंज होता है। रोटेशन में शेप चेंज नहीं होती पर एंगल चेंज होता है। और मैग्नीफिकेशन में साइज़ चेंज हो जाता है बट वो एंगल चेंज नहीं होता। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें ख़ास कुछ भी नहीं है कि। और ये देखें, ये लेंथी भी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी लेंथी आपके पेपर में तो कम ही चांसेस हैं कि आए। ठीक है, आप इसका ये सिर्फ MCQ उसके लिए याद रखें कि R ग्रेटर देन 1 कब होते हैं, R लेस देन 1 कब होता है, R इक्वल टू 1 कब होता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। टॉपिक नंबर 23 में भी ज़्यादा खास कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 24 में प्रिंसिपल nth रूट्स देख लें, ये बहुत अहम है। ये एग्जांपल आपको दी हुई है, इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं ना प्रिंसिपल nth रूट से रिलेटेड, तो ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 25 में लिमिट के बारे में बताया गया, बहुत ईजी है लिमिट। तो आपको देखें, आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उनको प्लस करना, उनको माइनस करना, उनको मल्टीप्लाई करना, उनको डिवाइड करना, वो सब कुछ उसमें होगा। पर उसके साथ लिमिट दी हुई होगी, प्लस माइनस वगैरह करने के बाद आपने जो लिमिट आपको दी हुई होगी वो लिमिट पुट करके आंसर निकाल देना है। ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। MCQs में वो ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी ये बताना है कि Z ओवर Z का मोड, इसमें लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे अपने पेपर में आया हुआ, तो इसको आपने लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि Z का मोड इज इक्वल टू Z नॉट के मोड के इक्वल होता है। ये ज़्यादा ख़ास नहीं है पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पेपर में चॉइस नहीं होती, तो ये बहुत टेंशन रहती है इस चीज़ की कि हम बहुत सोच समझ के ही हमको स्किप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 27 में ये एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी करना है। ठीक है, ये बहुत इजी भी है, ये नहीं है कि ये मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये मतलब 1 इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू x नॉट, जब ये लिमिट ये हो तो y इज इक्वल टू y नॉट, ये लिमिट याद रखना है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद है जी ये कुछ भी, ये वाली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ये है टॉपिक नंबर 28 में ये वाली एग्जाम्पल है। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, ये भी टॉपिक नंबर 28 में है, इसको लाजमी कीजिएगा। टॉपिक नंबर 29 में खास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, जो MCQ में हो सकता है पूछ लें, बट ये उसके लिए सब्जेक्टिव के लिए इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बताना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ये हमने अपने FSC में आई थिंक चैप्टर नंबर 6 था, उसमें किया था कि फंक्शन कब इन केसेस में कंटिन्यूस होता है, कब कंटिन्यूस नहीं होता है। जब हम लिमिट पुट करें और आंसर वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ जाए तब वो होता है कंटिन्यूस, अदरवाइज़ नहीं होता है। ये भी हम लोगों ने किए हुए हैं। इसी तरह ये वाला भी, ये इनमें से एक लाजमी आता होता है आपके पेपर में, तो ये आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 30, इसमें ये f+g ये है, और इसमें अगर हम इसके वो z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये अप्लाई करें तो f(z) + g(z) हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है टॉपिक नंबर 30, इंपॉर्टेंट भी बहुत है और इजी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने ये वाला एग्जांपल की थी, ये भी अहम लग रही है। मतलब टॉपिक नंबर 30, टॉपिक नंबर 28, ये दोनों बहुत अहम है। टॉपिक नंबर 31 में देखें, छोटी सी एग्जांपल है पर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें Z² है और g(f(z) निकालना है। g(f(z) का मतलब है कि आपने जो g(z) वाला फंक्शन है उसमें f(z) को पुट करना है। मतलब कि g(z) वाला फंक्शन लेके उसमें जहाँ z आ रहा है वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है, f(z) की वैल्यू पुट कर देनी है, Z²। ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ईजी होती है और ये देखने में मुश्किल लगती है पर ये बहुत इजी होती है। ये इसको आप स्किप कर सकते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होते हैं ये वो आपसे पूछ सकते हैं, ये लाजमी करना है। ये देखें, ये 1/r जब इसका वो करते हैं मोड लेना है तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये कर लीजिएगा लास्ट में। डेरिवेटिव से भी ज़्यादा इजी। डेरिवेटिव तो हमने पूरा एक चैप्टर FSC में किया हुआ है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में डेरिवेटिव कैसे रखते हैं इसका भी सेम वही रूल है।
बहुत ईजी है। इसको एक नज़र आप उसमें देखेंगे लिबनीज़ नोटेशन इसकी क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा था डेरिवेशन। ये जो टॉपिक नंबर 34 है ये, और ये टॉपिक नंबर 34 में एग्जाम्पल है, ये तो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सब्जेक्टिव के लिए। स्क्रीनशॉट लें और एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये वाला एग्जांपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने वीआईपी लिखा हुआ है, ये लाजमी कीजिए करना है आपने, ठीक है। उस बार टॉपिक नंबर 35 में ये सारे ना बहुत इजी हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं सबको इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, पर आप इनको देखेंगे ना, अगर आप स्टार्ट वाले लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं तो ये यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मुश्किल लगेगा। इसमें वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और यही रिपीटेड टॉपिक नंबर 50 तक रिपीट होंगी आपकी, ठीक है। उस तरह आपने यहाँ पे लेना है, ये यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। फिर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल में क्या करते हैं, पावर स्टार्ट में आती है और ऊपर वाले नंबर में पावर में से एक नंबर को माइनस कर देते हैं। प्लस वाला है कांस्टेंट नंबर में 0 हो जाएगा और इसका लेंगे डेरिवेटिव 2 से आ जाएगा। तो इंतहा की ईजी है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर चुकी हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लाजमी करनी है। टॉपिक नंबर 37 पे आ जाते हैं। ये ज़्यादा ख़ास नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 38। टॉपिक नंबर 38 में आपके पास ये एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको लाजमी कीजिएगा। ये देखें मैंने इसको भी डिटेल में ये बताया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से आप समझ लें कि कॉशी-रायमन इक्वेशन से रिलेटेड आपका एक लॉन्ग, आपका एक शॉर्ट पेपर में आ चुका है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 38 से लेकर 50 तक इनको आपने स्किप नहीं करना। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी और वही चीज़ें आएंगी जो बार बार रिपीट होंगी। एक ही कॉशी-रायमन इक्वेशन को हम हर जगह रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये जिसमें यू एक्स वी वाई के इक्वल होता है और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉशी-रायमन इक्वेशन। अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं ना तो ये आपको फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें आती होंगी। चेन रूल क्या होता है ये मैंने बताया था, आपको पता होगा। आपको पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, इसमें हम ये पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर, मतलब इन दो को सेम कर देते हैं। पार्शियल यू बाई पार्शियल आर ये ऐसे रहता है। यहाँ पे पार्शियल यू पार्शियल आर, ये पार्शियल वाई को हम खुद से ऐड कर देते हैं, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और ये निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी एनालिटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन थी, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था। ये कुछ भी नहीं छोड़ना। ये देखें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ लें कि ये भी आपके पेपर में आई हुई है, तो इसको आपने सोचना भी नहीं है कि हम स्किप करेंगे, इतनी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास ये वही एग्जाम्पल आ रही है कि एनालिटिक बताना है, कॉशी-रायमन इक्वेशंस को निकाल के वहाँ पे आपने एनालिटिक के बारे में बताना है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। एल हॉस्पिटल रूल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। एल हॉस्पिटल्स रूल इसमें से आपका 100% आता है। कॉशी-रायमन इक्वेशन, एल हॉस्पिटल्स रूल, एनालिटिक के बारे में वो होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे अपने पेपर में आई हुई है, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, ये इसमें आपने डबल डेरिवेटिव लेना होता है। एक्स के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव लेना होता है, वाई के अकॉर्डिंग उनके जो आंसर्स आते हैं उनको प्लस करना होता है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो हार्मोनिक फंक्शन है, अदरवाइज वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं होता। और इसके रिलेटेड ये एग्जाम्पल थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जी टॉपिक नंबर 46। टॉपिक नंबर 46 में ये थ्योरम था आपके पास, वही है। इसमें भी देखें वही चीज़ फिर से थी, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बताना था और कॉशी-रायमन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए बताना था कि पहले आपने बताना था कॉशी-रायमन इक्वेशंस हैं, फिर आपने इसका हार्मोनिक प्रूव करना था। बहुत ज़्यादा ईजी थी। उसके बाद ये आप छोड़ सकते हैं। ये देखें इसमें भी आपने वही हार्मोनिक की वाले ये लाजमी कीजिएगा। अगर आप एक एग्जांपल कर लेंगे ना, आप यकीन करें नेक्स्ट आने वाले जितनी एग्जांपल्स होगी ना वो आप खुद कर सकेंगे। लेक्चर बस आप एक वाले ले लें, इतनी ज़्यादा ईजी स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल थ्योरम वगैरह नहीं है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। ये वाला एग्जाम्पल टॉपिक नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 48 में ये मोड वाला आ गया था, इसमें एक्स प्लस को आयोटा वाई, यहाँ पर 2x माइनस आयोटा 2y था, तो हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लेके जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया था। इसका अब हमने वो डेरिवेटिव लिया था और इसको सोल्व किया था। ये टॉपिक नंबर 49 में सीक्वेंस बताना था कि ये 1 3 5 7 9 11 13 के बाद कौन से सीक्वेंस आते हैं। 2 4 6 8 ये रोमन नंबर है, जिसके बाद 14 के बाद क्या आएगा 16 18 20 और ये n प्लस आयोटा 2n है। तो यहाँ पे अगर n की जगह 1 पुट करें क्या आंसर आएगा, 100 पुट करें क्या आंसर आएगा, ये करना है। 2 प्लस आयोटा 5n, ये सिंपल बताया हुआ है कि हम इसमें बताया था कि अगर हम एन की जगह जहाँ जहाँ एन आ रहे हैं वहाँ एन प्लस एन प्लस टू पुट कर दें, दोनों सीक्वेंस सेम हो गए। ये इतना अहम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये वाला एग्जांपल बहुत अहम है, इसको लाजमी कीजिएगा, बहुत इजी है और ऑब्जेक्टिव फाइल से आ जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए आप एक दफ़ा लेक्चर्स लें, मैं गारंटी देती हूँ कि लेक्चर्स लेने के बाद आप ये सारा क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करेंगे अगर आपके पास टाइम है। और अगर टाइम नहीं है तो बस आप इसके स्टेप्स को अपने माइंड में रखें, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होंगे बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आप पेपर में उनको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।